नमस्कार दोस्तों। मुंबई की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आजकल एक बहुत ही खास प्रदर्शनी लगी हुई है, लेंस एंड लेगेसी बॉलीवुड इन फोकस। यहाँ गया था मैंने सोचा इस एग्जीबिशन को आपको दिखाऊं मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो लोग भी बॉलीवुड से प्यार करते हैं, अगर मुंबई में रहते हैं या फिर अभी मई चल रहा है, पूरा जून बाकी है, मई जून में अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाइए। चर्च गेट स्टेशन से बहुत ही नज़दीक रीगल सिनेमा है। वॉकिंग डिस्टेंस भी है, हालांकि क्योंकि गर्मी आजकल बहुत है तो आप टैक्सी ले सकते हैं। जाइए यहाँ पर और सिर्फ 20 रुपये का टिकट है। हालांकि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए टिकट जो है 500 रुपये का है। तो खैर, लेकिन बात ये नहीं है कि 20 रुपये या 500 रुपये। यहाँ आपको जो कुछ देखने को मिलेगा, मतलब जिसे कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो इस ओल्ड इज़ गोल्ड का क्या मतलब होता है वो यहाँ जाके आपको पता चलेगा। तो इस प्रदर्शनी में 1930 के दशक से लेके 1960s का जो दशक है, इसके बॉलीवुड के इतिहास की जो तस्वीरें हैं, दुर्लभ फोटोग्राफ्स हैं, फिल्म पोस्टर्स हैं, और जिसको आप आर्काइवल खजाना कहते हैं, क्या होता है यहाँ जाकर आपको जो है समझ में आएगा। देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, मीना कुमारी, नूतन, तमाम लेजेंड्स जो हैं, और उनकी इमेजेस, उनकी फ़िल्मों के पोस्टर, जिसको सिनेमा का जो जादुई कल्चर कहते हैं, ये जादुई कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सच ये है कि एक तरीके से सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि मुंबई जो कि हिंदी सिनेमा का जिसको केंद्र है, जो यहाँ पर हिंदी का सिनेमा जो है विकसित हुआ और आज जिस स्थिति में है, एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। तो ये जो मुंबई की सिनेमाई विरासत है, उसकी खूबसूरत नज़ीर जिसको आप कहेंगे, वो इस एग्जीबिशन में आपको देखने मिलेगी। और ख़ासकर जबकि मुंबई को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स का दर्जा भी मिला हुआ है। तो ये प्रदर्शनी 30 जून तक लगी रहेगी। 30 अप्रैल की शाम को इसका उद्घाटन हुआ। लगभग 2 महीने का जो ये पूरा समय है, तो ये नॉस्टैल्जिक सफ़र जो है, इसका पूरा मज़ा लेते हैं। आइए देखिए। और इस वीडियो में हम दो ख़ास मेहमानों से, दो ख़ास हस्तियों से भी यहाँ पर हम बात करेंगे। क्यूरेटर हैं इस एग्जीबिशन के, हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं, SMM ओसजा। इनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका जो क्या नज़रिया है इस एग्जीबिशन को लेकर, क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ दिखाई हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है। और साथ ही कामत फ़ोटो फ्लैश, जो सिनेमा की हिस्ट्री को अगर थोड़ा भी आप जानते हैं तो कामत फ़ोटोज़, कामत स्टूडियो जो हैं, इसकी बहुत ख़ास जगह है हिंदी सिनेमा के इतिहास में। फ़िल्मों की जब शूटिंग हुआ करती थी तो कामत फ़ोटो स्टूडियोज़ जो है, उन शूटिंग के दौरान तस्वीरों को कैप्चर किया करता था और उनका बहुत अहम रोल था सिनेमा की शूटिंग में। तो कामत फ़ोटो फ्लैश की जो इस वक्त जो सारा काम देखती हैं और जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है इसकी पूरी आर्काइव को सँभालने की, सहेज कर रखने की, नेहा कामत जी, हम उनसे भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस एग्जीबिशन में बड़े प्रमुख मतलब फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं बॉलीवुड के, जिनका लंबा करियर है, जैसे प्रदीप चंद्रा, शांतनु दास, सुधाकर उल्वे, अविनाश गोवारिकर। इनकी जो फ़ोटो इन्होंने जो बीते कई दशकों में खींचे हैं, उनकी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फ़ोटोग्राफ्स जो हैं फ़िल्मी हस्तियों के, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि SMM ओसजा क्या कह रहे हैं, क्यूरेटर हैं जो इस एग्जीबिशन के, और उनके बाद सुनते हैं कामत फ़ोटो फ्लैश की नेहा कामत जी को। यहाँ की ये जो जगह है इसका नाम है NGM है। यहाँ की हेड है निधि चौधरी जी। तो उन्होंने ये प्लान किया है पूरा कि लेंस एंड लेगेसी के नाम से बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा को सेलिब्रेट किया जाए। तो उसमें जितने भी बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने सालों फिल्म स्टार्स की फ़ोटो खींची, उनको बुलाया गया। तो नीचे आपने देखा होगा उनका कलेक्शन लगाया गया है। उसके बाद फिर 80s, 70s और 60s का जो पीरियड है उसके लिए कामत फ़ोटो फ्लैश को बुलाया गया है, क्योंकि उनकी कंपनी ने सारी उस ज़माने की फ़िल्मों के स्टिल लिए थे। तो वो स्टिल्स डिस्प्ले करे गए हैं और मुझे दिया गया है सेक्शन इंडियन सिनेमा के पहले 4 डेकेड्स का, 30s, 40s, 50s और 60s। तो सबसे मुश्किल काम मुझे दिया गया है, क्योंकि मैं फ़िल्म इतिहासकार हूँ और कलेक्टर हूँ और ऑथर भी हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा कि कौन सी फ़िल्में शोकेस करी जाएँ। आला मारा से लेकर, जो कि इंडिया की पहली टॉकी फ़िल्म थी, उससे ले करके और 1969 तक, जब तक अमिताभ बच्चन नहीं आए थे। तो उसमें हज़ारों फिल्म, बहुत सी फिल्में अच्छी बनी जो कि लैंडमार्क बनी, माइलस्टोन फिल्में थीं, और बहुत सी पर्सनालिटीज़ ऐसी थीं जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी था, और बहुत सी फिल्में ऐसी थीं जो चली नहीं लेकिन इतिहास के
लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिल्में थी। तो वो सब देख करके ही पूरा क्यूरेशन किया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने पास से फ़ोटोग्राफ्स लगाई हैं, इसमें मैंने लगाए हैं पोस्टर्स, लॉबी कार्ड्स, शो कार्ड्स, आर्ट वर्क्स, ग्लास स्लाइड्स और बुकलेट्स और एलपी रिकॉर्ड जैकेट्स। ये सब मिला करके मैंने एक ऐसा समा बांधा है कि जिसमें लोग जो देख रहे हैं वो उसी एरा में ट्रांसफॉर्म हो जाएं, उसी एरा में चले जाएं और उनको एक फील आए कि तब कैसे सिनेमा था, उसका क्या मैजिक था, हु वर द पीपल जो कि स्टार्स बने और किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, भले डायरेक्टर्स हों, चाहे वो शांताराम जी हों, महबूब खान हो, राज कपूर हों, सोहराब मोदी हों, जितने भी इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी फिल्में, जितनी फिल्मों ने नाम कमाया, अवार्ड्स कमाए। जैसे फॉर एग्जांपल कागज़ के फूल पिक्चर नहीं चली, लेकिन वो इंडिया की पहली सिनेमास्कोप पिक्चर थी, तो इसलिए उसको लगाना ज़रूरी था। इसलिए जैसे किसान कन्या पहली कलर फिल्म थी, वो नहीं चली। दूसरी कलर फिल्म मदर इंडिया चली थी, लेकिन किसान कन्या चूँकि पहली कलर फिल्म थी इसलिए मैंने उसको लगाया, क्योंकि इतिहास में उसका नाम है। तो आज की जनरेशन को बताना है हमें, क्योंकि आज की जनरेशन को कुछ पता नहीं और वो देखना भी चाहते नहीं, तो उनको सब चीज़ आपको प्लेटर पर रख के देना है। तो ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं समझा कि कम से कम इसको देख करके थोड़ा समझेंगे आज की जनरेशन वाले, एंड दे शुड स्टार्ट रेस्पेक्टिंग सिनेमा हेरिटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिनेमा हेरिटेज हमारा जो है वो उसका संरक्षण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को दुख होता है कि ऐसा ना हो कि वो ख़त्म ही हो जाए। जैसे मूक फिल्में जो थी हमारी, वो 90% ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरह से अर्ली 30s और 40s की बहुत फिल्में हैं जो नहीं अवेलेबल हैं। तो ऐसा ना हो कि आगे भी चल के और फिल्में चली जाएँ, तो इसका संरक्षण करना है। और मेमोरेबलिया ऐसी चीज़ है जो कि उनका इतिहास बताती है आपको। अगर फिल्म नहीं भी है तब भी उसकी बुकलेट आपको बता देगी उसकी क्या स्टोरी थी, उसको किसने बनाया था, किसने प्रोड्यूस किया था, किसने म्यूज़िक दी थी। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब अगर आप कोई ढूंढने निकले तो कुछ मिलेगा नहीं उसको। जो भी था वो या तो बर्बाद हो चुका है, या कुछ फ्यू गिने चुने कलेक्टर्स हैं जिनके पास लोग हैं। और जो कलेक्टर्स भी हैं वो भी यूनिक हैं। कोई साहब आपको मिलेंगे जो केवल शम्मी कपूर का ही कलेक्शन करेंगे, उनके पास आपको और किसी का नहीं मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अमिताभ बच्चन करेंगे या सिर्फ शाहरुख खान करेंगे। बहुत कम ऐसे इतिहासकार हैं जो सब करते हैं, तो वो उसमें से मैं एक हूँ। तो इसलिए ये दीवानगी से ही होता है, इसमें अपना पैसा जाता है और कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से एक जॉय मिलता है। बिकॉज आई हैव ग्रोन अप ऑन सिनेमा, सो उससे इतना जॉय मुझे ग्रोइंग अप ईयर्स में मिला है कि उसको कैसे वापस दें। इसीलिए मैं ये करता हूँ कि एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन को कुछ पता लगे। बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका कुछ मिलता नहीं है। अभी तो ये तो पुरानी बात कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में जिनके पोस्टर नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल सात हिंदुस्तानी का पोस्टर आज तक किसी के पास नहीं मिला, और जो पोस्टर आप देखेंगे इंटरनेट पर या ऑनलाइन वो फेक पोस्टर है। वो मुकद्दर का सिकंदर का फोटो लगा के नीचे लिख दिया। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें, बट बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो कि मैंने डिस्कवर करी, जो कि एटलीस्ट कुछ विजुअल उनके मिल गया मुझे। पहली फिल्म जो उमराव जान जो बुक थी उसके ऊपर बनी, उसका नाम था ज़िंदगी या तूफ़ान। उसका मैंने शो कार्ड लगाया। लोगों को पता ही नहीं है कि ज़िंदगी या तूफ़ान और मेहंदी, ये दो फिल्में 1958 में बन चुकी थी उमराव जान के ऊपर। मुजफ्फर अली ने तो 80s में बनाई। तो लोगों को कुछ इसका एहसास हो, इसलिए मैंने उसका लगाया। जैसे अराउंड द वर्ल्ड मैंने उसका पोस्टर लगाया है। अराउंड द वर्ल्ड पिक्चर नहीं चली थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की पहली 70 mm फिल्म है। तो ऐसी बहुत सी हिस्टोरिक फिल्में हैं जो मैंने लगाई हैं, जो कि ज़्यादा नहीं चली लेकिन उनका हिस्ट्री में नाम है। और एक पिक्चर है संजीव कुमार की मौसम, जिसमें बहुत फेमस गाना दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, उसका पोस्टर ही नहीं है कहीं। आपको यकीन आएगा 25 साल में मैं गली गली भटका हूँ, उस फिल्म का पोस्टर ही नहीं मिला मुझे। उसकी बुकलेट मुझे मिली, उसके स्टिल्स मिले, बट पोस्टर नहीं मिला। जबकि ये तो आई थिंक लेट 70s की पिक्चर है। तो इस तरह से बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिनके कुछ एलिमेंट्स, जैसे अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी मंजिल बासु चटर्जी की, उसका पोस्टर मुझे 25 साल बाद मिला, वो भी 4 टुकड़े में टूटा हुआ। उसको मैंने रेस्टोरेशन कराया प्रोफेशनल, और फिर बच्चन साहब से साइन कराया। तो वो भी देख के दंग रह गए, अरे ये पोस्टर तो मुझे याद ही नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का इंटैक्ट, उसके कुछ लोग हैं और कुछ प्रोफेशनल रेस्टोरर्स हैं जो कि ये काम करते हैं। वो उनको आप बहुत ख़राब हालत में भी अगर आप पोस्टर देंगे तो वो उसको रेस्टोर कर देंगे और उसको लिनन बैकिंग कर देंगे, ताकि वो कम से कम 20 साल और टिके। 20 साल की गारंटी देते हैं वो लोग। इस तरह से करके हमने करा है, और इसमें बहुत से मैंने ओरिजिनल आर्टवर्क्स लगाए हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक 4 आर्टिस्ट, श्रीकांत धोंगड़े जी और सफदर शमी साहब,
मिथु बिस्वास और शैलेश आचरेकर, जो कि बहुत अवॉर्डेड 3D आर्टिस्ट, उनका आर्ट वर्क भी यहाँ लगवाया है। तो एक मिक्स मैंने दिया है ताकि लोगों को मोनोटनी ना हो देखने में, और अलग से मैंने बुकलेट्स और ग्लास स्लाइड्स दी हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये ग्लास स्लाइड्स पहले आती थी कमिंग सून के हिसाब से थिएटर्स के अंदर। हर चीज़, पोस्टर भी आप देखिए पुराने तो वो हाथ से बनते थे, उसमें आर्ट थी, उसमें सोल थी, उसमें ह्यूमन इमोशंस थे। आजकल एवरीथिंग इज़ डिजिटल। डिजिटल आपको, इट इज़ लाइक फास्ट फूड, आपको इंस्टेंट अच्छा लगेगा लेकिन इट विल नॉट लास्ट विद यू लॉन्ग। बट जो आर्ट, जो कला उस ज़माने में थी, जो लोगों ने बिना डिजिटल सपोर्ट के बनाई, वो कमेंडेबल है। अगर वही हम लोग संजो के रखेंगे तो कम से कम एक लुक बैक तो रहेगा अगली जनरेशन के लिए। मैं नेहा कामत और मैं कामत फ़ोटो फ्लैश की आर्काइविस्ट हूँ। 1945 से हमारी कंपनी शुरू हुई थी। मेरे दादाजी ने, मिस्टर दामोदर कामत ने शुरू की थी ये कंपनी। तब से हम पुराने फिल्मों के स्टिल फोटोग्राफी में काफ़ी एक्सपर्ट्स थे। सो हम जाने जाते थे कामत फ़ोटो फ्लैश एक्सपर्ट्स इन स्टिल्स एंड पब्लिसिटी फॉर हिंदी सिनेमा। तो अब अभी लेंस एंड लेगेसी हमारा ये जो शो चल रहा है, एग्जीबिशन चल रहा है एट NGMA मुंबई, इसमें आप बहुत अलग अलग तरह के फ़ोटोग्राफ्स देख पाएंगे। एंड स्पेसिफिकली मैं अगर कामत फ़ोटो फ्लैश के बारे में बताऊं तो यहाँ पे हमने पुराने लॉबी कार्ड्स, फिल्म स्टिल्स, वर्किंग स्टिल्स, ऐसे अलग अलग तरीके के कुछ फ़ोटोग्राफ्स डिस्प्ले किए हैं। सो आई थिंक आपको वो बहुत एक 50s का 60s का एरा देखने मिलता है, जो कि ऑन सेट फ़ोटोग्राफी जिसे कहते थे। सो दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक हम कह सकते हैं बहुत अहम हिस्सा था फोटोग्राफी इन फिल्म मेकिंग, क्योंकि उसके बगैर आपको पता ही नहीं होता था कि अगली फिल्म कौन सी आ रही है। उसी के रेफरेंसेस पे पोस्टर्स बनते थे, लॉबी कार्ड्स बनते थे, पब्लिसिटी होती थी जो न्यूज़पेपर्स में आते थे, एंड अगली रेफरेंसेस होते थे कि ऑन सेट्स हमने ये किया है, तो कंटिन्यूटी शूट्स जो हम कहते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में फ़ोटोग्राफी और फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। एंड यहाँ पे जो आप एक डिस्प्ले देख रहे हो, ये एक एरा क्रिएट करता है, एक एरा बताता है कि फ़िल्म हिंदी सिनेमा में किस तरीके का काम होता था। तो फोटोग्राफी में इट इज़ नॉट ओनली कि जो फोटोग्राफर ने खींचे हैं, बट इट हैज़ टू बी अ टीम वर्क। आर्टिस्ट भी उतने सेकेंड्स पोज होल्ड करते थे, उसके बाद ही हम ये इतने सुंदर आउटपुट्स देख पा रहे हैं। कैमरा ऑफ कोर्स जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले में भी रखा है, एस्टोरिया एक कैमरा था जर्मन मेक का, वो यूज़ होता था, जो पाकीज़ा में आई थिंक दैट्स वन ऑफ द कैमरा विच वाज यूज्ड इन पाकीज़ा को भी काफ़ी साल लगे थे बनने में। तो काफ़ी हिस्ट्री है रिलेटेड टू फोटोग्राफ्स एंड फोटोग्राफी। 1945 से लेके जब तक डिजिटल एरा है, हमारे पास सारे नेगेटिव्स हैं, हमने अभी तक उसको प्रिजर्व किया है। तो 700 के बाद तो मैंने फ़िल्म काउंट करना ही छोड़ दिया कि मुझे पता नहीं हमने कितनी फिल्म्स किए हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर। एंड नेगेटिव्स तो 2-3 लाख से ज़्यादा ही, 3-4 लाख में काउंट मैंने 4 लाख तक किए थे। वो भी मैंने सोचा कि भाई प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी ये आर्काइव है तो इसे हमें रेस्टोर करना पड़ता है, क्योंकि जो 40s वाले इमेजेस हैं तो थोड़े से ऑफकोर्स एज वाइज वो फ्रेजाइल होते जा रहे हैं। तो उसको डिजिटल कर रहे हैं, रेस्टोर कर रहे हैं, तो हम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। तो अभी तो आई थिंक वी आर मोर इनटू डिजिटल एरा टेक्नोलॉजी वाइज ऑल्सो। बट मुझे लगता है नेगेटिव का जो कमाल था, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स, जो कलर फ़ोटोग्राफ्स नेगेटिव पे प्रिंट हुए हैं, उसका एक आई थिंक क्या बोलते हैं, विजुअली इट इज़ वेरी स्टनिंग। मुझे लगता है आउटपुट का अगर आप कहोगे नेगेटिव और डिजिटल में, इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो शार्पनेस आप देखोगे आज भी, मतलब जो 70 साल पुरानी फ़ोटोज़ खींचे हैं एंड वी हैव प्रिंटेड देम नाउ, तो आप क्वालिटी भी देख सकते हो कि नेगेटिव में से प्रिंट जब होते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो अभी मेरा काम ये होता है कि मैं इसको संभाल के रख रही हूँ, जितना पॉसिबल है रख रही हूँ, एंड रिस्टोर हो रहा है। एंड हम देखेंगे कितने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आप इसमें से देख पाते हो। अभी तक तो इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, अभी तक उसकी लाइफ अच्छी है। आगे शायद और 10-15 साल तो वो चलेंगे ही, बट येस यू नेवर नो, वो नेगेटिव्स हैं उनकी, उससे कब डैमेज हो जाएगा पता नहीं। तो वो अभी पॉजिटिव्स में कन्वर्ट काफ़ी हद तक हो चुके हैं।
स्टिल फोटोग्राफी का आउटपुट बहुत अलग है, क्योंकि उसमें भी एक सेक्शंस होते हैं, कैटेगराइज होता है। जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होती थी, जैसे ये फिल्म फोटोग्राफी जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। स्टिल बेसिकली स्टिल फोटोग्राफी का मतलब ही यही था कि यू हैड टू होल्ड योर पोजीशन फॉर सम सेकेंड्स, क्योंकि एक्सपोजर बहुत देर से होते थे। क्लिक होने के बाद 30 सेकेंड्स बाद वो छपता था, तो एक्टर्स को उसको होल्ड करके रखने में इतना, मतलब उतने 30 सेकेंड्स भी आपको इमोशन होल्ड करके रखने पड़ते थे उसके लिए। वीडियोग्राफी इज़ मुझे लगता है वो मूविंग में तो चलता ही है, बट आप अगर ये कह रहे हो कि हम स्क्रीन ग्रैब करके वीडियोग्राफी में से कुछ कंटेंट निकाल पाते हैं, तो देन इट मेक्स ऑफ कोर्स अ वेरी क्वालिटी रेजोल्यूशन में बहुत फ़र्क आ जाता है उस चीज़ में, क्योंकि वो जो स्टिल में जो चीज़ का एक आपको पिक्चर दिखता है, वैसे आपको वीडियोग्राफी की ग्रैब्स में नहीं दिखेगा। मैं पाकीज़ा के बारे में ही बताती हूँ। उसमें फ़िल्म को एक तो बनने में 15 साल लगे थे। जब शुरू हुई थी तब ब्लैक एंड वाइट में फ़िल्म शूट हुई थी। उसके बाद में जब दोबारा से उसको किया उन्होंने, तो तब तक कलर एरा आ गया था, और मीना कुमारी जी ने इंसिस्ट किया कि इसको हमें कलर में शूट करना चाहिए। तो उस दौरान आई थिंक टुवर्ड्स द एंड, जो पिक्चर के एंड में मीना जी काफ़ी बीमार रहती थी और वो अपने डांस परफॉर्म नहीं कर पाती थी। तो ये तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा कि पद्मा खन्ना जी ने उनका जो लास्ट वाला गाना है वो उन्होंने डांस किया हुआ है, बट उस चीज़ के फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास हैं। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमने सुनी हुई बातें नहीं हैं, दिस इज़ एक्चुअली पद्मा खन्ना विच इज़ डांसिंग ऑन द सॉन्ग। तो मीना जी भी खड़ी है और वो खुद सेट पे देख भी रही है और वो परफॉर्म भी कर रही है, तो वो खुद सेट पे होती थी। तो ऐसे नहीं है कि मेरा काम नहीं है तो मुझे नहीं आना है, वो खुद वहाँ पे पर्सनली होके उन्होंने सुपरवाइज़ करती थी कि मैं अगर होती तो मैं ऐसे करती डांस। सो आई थिंक ये काफ़ी फ़िल्मों में मुझे ऐसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है। जैसे धर्म जी भी थे पाकीज़ा में, उसके स्टिल्स हैं हमारे पास, 10 दिन की शूट हुई थी। सो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि वो फ़िल्म से ऑफ कोर्स फ़िल्म बाद में राजकुमार जी ने की थी, लेकिन ये दावे के साथ तो मैं कह सकती हूँ कि वो उसमें थे, क्योंकि मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं शूट की हुई। वैसे तीसरी मंजिल, उसमें देव साहब का फ़ोटोशूट हुआ था, वो भी फ़ोटोशूट है हमारे पास, बट फ़िल्म कंप्लीट हुई शम्मी कपूर जी के साथ। तो आई थिंक वो खुद भी कहते थे कि द फिल्म मेड हिम अ स्टार एक्चुअली। सो ऐसे काफ़ी फ़िल्में हैं कि उसमें सब फ़ोटोज़ से पता चलता है कि ये ऑथेंटिसिटी हमें वहीं से मिलती है कि भाई नहीं, ये जो बातें हमने सुनी है वो हम फ़ोटो के ज़रिए उसको कंफर्म बता सकते हैं कि दिस इज़ द राइट व्हाट वी आर सीइंग। डिजिटल का हम जैसे कहते हैं ना कि कुछ हद तक फ़ायदा होता है, कुछ थोड़ा सा इट इज़ ड्रॉबैक फॉर मी, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द फ़ोटोज़ जो आप देख भी रहे हो वो आप अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे, गूगल पे तो देखी होगी, तो उस पर लोग अपने वाटरमार्क्स लगा के उसको ये कर देते हैं। तो फिर मुझे उस चीज़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आप यूज़ कर रहे हो, बट एटलीस्ट आप एक जो सोर्स है उसे तो क्रेडिट दे दो। आप यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट इज़ ओके, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये फ़ोटोज़ किसने खींची है, किसके पास से आई है। तो हाँ, मेरा ये थोड़ा सा ये अनबन चलता रहता है ऑन। आई थिंक काफ़ी हद तक लोग सपोर्ट तो डेफिनेटली करते हैं इस चीज़ को। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने उस ज़माने में काम किया था वो अभी भी उन्हें जैसे था वैसे मिल रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ अ बिग थिंग कि उन्हें वो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जैसे इंडस्ट्री में हमारे किसी भी एक्टर के ऊपर अगर बायोग्राफीज़ आती है, किसी भी टेक्नीशियन के ऊपर बायोग्राफीज़ आती है, तो मुझसे लोग कनेक्ट करते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं मतलब एक ही फ़ोटो नहीं मिलता है, उन्हें 10 फिल्मों में से 10 अलग अलग तस्वीरें मिलती हैं उस चीज़ के लिए। सो डेफिनेटली लोग वैल्यू तो करते हैं उसको, क्योंकि संभाल के रखा हुआ है और उन्हें पता है कि कामत्स में आप जाओ तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपको फ़िल्म सीन जो कभी कभी मुझे फ़ोन पे बस सीन डिस्क्राइब करते हैं, तो वो सीन के मैं 10 उनको अलग अलग वेरिएशंस भी दे सकती हूँ कि भाई ये सीन का इस अलग अलग एंगल से भी शूट हुआ था, या उसका कंटिन्यूएशन कुछ गाना है, स्पेसिफिक मोमेंट है, तो वो भी मिल जाता है। तो येस, आई मीन सपोर्ट तो डेफिनेटली है। लेटेस्ट अगर बताऊँ तो अभी उमराव जान हमारी फ़िल्म जो थी 1981 की, जो रिलीज़ हुई थी रिस्टोर करके, तो मुज़फ़्फ़र अली जी ने पर्सनली कॉल करके उन्होंने, क्योंकि हमने एक की थी उनकी ओरिजिनल फ़िल्म शूट, तो उन्होंने पूरी एक किताब छापी है। एंड आप देखोगे तो जो फ़ोटोज़ इतने पुराने उसमें लगे हैं, 40 साल पुराने फ़ोटोग्राफ्स, तो उन्होंने बस नंबर लिख के मुझे भेजे थे कि नेहा गिव मी ऑल दीज इमेजेस।
तो जो नंबर भेजा था वही इमेज मैंने उनको दी, तो उन्हें मुझे इमेज डिस्क्राइब करके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इट इज़ कैटेगराइज्ड ऑल्सो अकॉर्डिंगली.